बच्चों इसके पहले वाले भाग में हम बात कर रहे थे कि जो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले जो बड़े राज्य हैं, अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, इनके बारे में। वहीं बच्चों भाग 3 में हम बात करेंगे जो मुगलों से घनिष्ठ संबंध भी बनाए हुए रखे हैं, लेकिन मुगलों के नियंत्रण में भी वो क्या है, काफ़ी कुछ हद में स्वतंत्र तरीके के हैं। तो इनमें हम बात करेंगे जो राजपूतों की वतन जागीरी है उनके बारे में। बहुत से राजपूत घराने, बात करें आमेर घराना और जोधपुर घराना, ये मुगल व्यवस्था में क्या है, विशिष्टता के साथ में सेवारत थे। ये मुगलों को अपनी सेवाएं देते थे। इनके बदले में जो अपनी वतन जागीरी है उन पर भी इनको पर्याप्त रूप से स्वायत्तता थी, स्वतंत्रता थी। 18वीं शताब्दी में इन शासकों के द्वारा अपनी क्षेत्रीय विस्तार के प्रयास किए जाने लगे, जिसमें जो जोधपुर के राजा हैं अजीत सिंह, इन्होंने मुगल दरबार की जो गुट्टी है, राजनीति है, इसमें हिस्सेदारी लेना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये अपने क्षेत्र का भी धीरे धीरे क्या है, विस्तार करना चाहते हैं। मेवाड़ रियासत की बात करें तो राजस्थान की मेवाड़ एकमात्र ऐसी राजपूत रियासत थी जिसने मुगल सत्ता को एक लंबे समय तक चुनौती दी थी। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखते हैं और महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर के द्वारा 4 दूत भेजे जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता कतई स्वीकार नहीं करते हैं। और इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और जो मालवा है जैसे लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा भी किया। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये प्रभावशाली घराने कौन कौन से हैं, आमेर घराना और जोधपुर या फिर मारवाड़ का घराना। जो जोधपुर घराना है उसके राजा अजीत सिंह के द्वारा गुजरात की सूबेदारी, और आमेर के हैं सवाई राजा जय सिंह, इनके द्वारा क्या है, मालवा की सूबेदारी ली जाती है। इन राजपूत घरानों ने अपने आसपास के क्षेत्रों को भी जीतना प्रारंभ कर दिया। जो आसपास के क्षेत्र हैं इनके, आमेर के, जोधपुर के, तो यहाँ के जो स्थानीय शासक हैं इनके द्वारा आसपास के क्षेत्रों पर भी कब्जा किया जा रहा है। बात करें जोधपुर की तो इन्होंने नागौर को जीतकर अपने राज्य में मिलाया है, और आमेर की बात करें तो इन्होंने बूंदी के बड़े बड़े क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपना कब्जा स्थापित कर लिया। 1722 में आगरा की सूबेदारी भी आमेर को दे दी गई और सवाई जय सिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो राजपूत है वो मुगलों की सेवा करते करते और मुगलों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते बनाते अपने जो राज्य का क्षेत्र है उसमें भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। 1740 से 50 के दौरान बात करें तो राजस्थान में मराठों के अभियान होने प्रारंभ हो जाते हैं और इन घरानों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया जाता है और इनके विस्तार के ऊपर क्या लग जाती है बच्चों, रोक लग जाती है। बात करें ये राजस्थान वाला क्षेत्र है बच्चों, और इधर से ये है मराठा का क्षेत्र। तो इन मराठों के द्वारा नीचे की तरफ से क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है और इन रियासतों के जो राजपूत शासक हैं उनके विस्तार के ऊपर मराठों के आक्रमणों और हमलों के द्वारा क्या कर दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। कई राजपूत राजाओं ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए हैं जो सत्ता के मुख्य केंद्र के रूप में देखे जा सकते हैं। बड़ी बड़ी किलेबंदियों के साथ में जो नगर है, महल है, व्यापारिक केंद्र है, जल संग्रहण की संरचनाएं, ये सभी इमारतें भी हमें उस दुर्ग के साथ में देखने को मिलती हैं। चित्तौड़गढ़ के किले की बात करें तो यहाँ पे तालाब, कुंडी, बावड़ी जैसे अनेक जल के निकाय स्थित देखने को मिलते हैं। और ये इस चित्र में आप देख रहे हैं ये चित्तौड़ का किला है। वहीं ये जो किला दिख रहा है आपको, ये है जोधपुर का मेहरानगढ़ का दुर्ग। जयपुर के राजा जय सिंह की बच्चों बात करें तो जय सिंह के बारे में एक फारसी वृत्तांत है जो 1732 का है। इससे हम देखते हैं कि जो राजा जय सिंह है इनके समय में ये अपनी सत्ता के क्या थे, चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहते हैं और 5 और 6 वर्ष के लिए इनके पास में मालवा की सूबेदारी भी रहती है। इनके पास में विशाल सेना है, तोपखाना है, भारी मात्रा में धन संपदा है और इनका प्रभाव दिल्ली से लेकर जो नर्मदा नदी है अर्थात जो गुजरात वाले क्षेत्र के आसपास इनका प्रभाव है। आमेर के शासक हैं सवाई जय सिंह। इनके द्वारा बच्चों खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए 5 जगह भारत में क्या बनाई जाती है, वेधशालाएं बनाई जाती है, जिसमें शामिल है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन इन जंतर मंत्र नामक वेधशालाओं में होता था और इनमें अनेक खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए अनेकों उपकरण भी यहाँ पर मौजूद है।
ये जो चित्र है बच्चों जो दिखाई दे रहा है वो है जयपुर के जंतर मंतर का। आज़ादी हासिल करने के लिए जो हमने बच्चों 3 वर्ग देखे थे जो मुगलों से पुनः संघर्ष करके स्वतंत्र हो गए थे, उनमें हम बात करें तो सिखों की बात करते हैं पहले। और 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में धीरे धीरे संगठित और गठित हो गए थे और पंजाब नामक जो क्षेत्रीय राज्य है उसके निर्माण को इनके द्वारा बढ़ावा मिलता है। 1699 में जो गुरु गोविंद सिंह है, सिखों के 10वें गुरु, इनके द्वारा खालसा पंथ नामक एक पंथ है, इसकी स्थापना की जाती है। और खालसा पंथ की स्थापना से पहले भी सिख मुगलों से संघर्ष करते रहे थे और खालसा पंथ की स्थापना के बाद भी इनके द्वारा मुगलों से संघर्ष किया जाता है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा पंथ ने क्या किया, मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों के सिक्के चलाए बंदा बहादुर ने और अपने शासन को सार्वभौमिक शासन बताया। सतलज और यमुना जो नदी है उनके बीच उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। जो पंजाब का आज का भी राज्य है वहाँ पे सतलज और यमुना नदियाँ बहती है, तो इसी क्षेत्र में क्या किया जाता था, इन सिखों के द्वारा शासन किया था। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया जाता है और मार दिया जाता है। 18वीं शताब्दी की बात करें तो आगे कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को, पहले तो यहाँ पे 2 संगठन देखने को मिलेंगे। पहले संगठन का नाम है जत्था और बाद में इन्होंने खुद को मिसलों में संगठित किया। ये जो देख रहे हैं आप बच्चों गुरु नानक है। जत्था और जो मिसल है इनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी और दल खालसा की बैठकें इन दिनों बैसाखी और दीपावली के पर्व पर अमृतसर में आयोजित होती थी और इन बैठकों में गुरु के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था वो गुरमत्ता के नाम से जाना जाता है। सिखों की राखी व्यवस्था बच्चों जो सिख राज्य हैं उनकी जो राजस्व प्रणाली है उसको इंगित करती है और इनकी राजस्व क्या होती थी, जो कुल उपज है उसका 20% तक इनके द्वारा वसूल किया जाता था। तो राखी व्यवस्था से तात्पर्य सिखों की राजस्व व्यवस्था, राजस्व प्रणाली। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया और उनके शासन में भाग्य होना बताया। इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह क्या कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुनियोजित ढंग से नियोजित होने के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सके, इन्होंने जीत हासिल की। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में बात करें तो सिख इलाके सिंधु नदी से यमुना नदी तक फैले थे और इनमें बात करें कि इनका सबसे प्रतापी शासक होता है महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने विभिन्न सिख समूहों में पुनः एकता स्थापित की और 1799 में वर्तमान पाकिस्तान में जो लाहौर स्थित है उसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया रणजीत सिंह के द्वारा। तो बच्चों इस भाग में हमने देखा कि राजपूतों की जो वतन जागीरी है और जो एक विशेष प्रकार के राज्य सिख जो मुगलों के अधीन होते हुए धीरे धीरे उनसे संघर्ष करके पुनः स्वतंत्र हो गया, इनके बारे में अगले भाग में बच्चों मैं आपसे बात करूंगा मराठा के बारे में। वो भी क्या है, मुगलों से धीरे धीरे संघर्ष करके पुनः स्वतंत्र अवस्था में अपना स्थायित्व रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।